हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइफ पर। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? मानव जनन, हमारा अध्याय तीसरा। ठीक है, दूसरा हम पूरा पढ़ चुके हैं और वो जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुनिए। आज शाम को मास्टर क्लास होएगी 6 बजे, जिसमें हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जो हमने पुराना पढ़ा है उसको शॉर्ट तरीके से एक बार पढ़ेंगे, ताकि वो एक बार क्लियर हो जाए। रिवीजन करेंगे कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज शाम को 6 बजे क्या होगी? मास्टर क्लास होगी। ठीक है, अभी आते हम नया चैप्टर हमारा कौन सा है? मानवों में जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जरा जल्दी से मुझे बताएं, टाइम टेबल याद है ना आपको? टाइम टेबल आपका क्या है भैया? सुबह 8 बजे गणित की क्लास होती है, 9 बजे आपकी केमिस्ट्री की होती है, 10 बजे आपकी फिजिक्स की जो आज हो चुकी है, 11 बजे अब मैं ले रहा हूं आपकी किसकी? बायो की क्लास, और 12 बजे आपकी किसकी होती है? इंग्लिश की होती है। चलें आगे, आइएगा बेटा जी। और कहीं ना कहीं क्लास के दौरान क्विज भी आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्विज को अटेंड करें, ये आपके लिए फायदे वाली बात है, क्योंकि यहां पर जो भी टॉपिक होएगा, टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूं हमेशा, आउट ऑफ टॉपिक नहीं पूछता। यानी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियसली ईयर्स में पूछे गए हैं। चलें आगे, आइएगा बेटा जी। हम बात करने वाले हैं किसमें? मानव जनन के बारे में। सबसे पहली चीज, मानवों में बिंदु दर बिंदु पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहला बिंदु, मानव में जनन कौन सा होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। कैसा होता है? लैंगिक होता है कि बालक अलैंगिक होता है? आप बोलेंगे सर अलैंगिक तो होता ही नहीं है। कैसा होता है? लैंगिक होता है। ऐसा तो नहीं है कि यहां पर मेरे पहले भी मैंने करके बताया, जिनको पता है क्या, कि ये मेरा अंगूठा है, अंगूठा कटा, और कटने के बाद इस कटे हुए अंगूठे से क्या मैं बन जाऊंगा? क्या मेरे अंदर खंडन हो रहा है? क्या मेरे अंदर पुनरुद्ध भवन हो रहा है? क्या अंदर मुकुलन हो रहा है? क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मनुष्यों में सीधा सीधा याद रखना है, क्या बालक क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। सिंपल सा पहला बिंदु, कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। दूसरा बिंदु, क्या मानव एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा सोचिए। क्या मानवों के शरीर पर दोनों लैंगिक अंग होते हैं? नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग? नहीं। मानव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी नर अलग होगा और मादा अलग होगी। नर पर नर जनन अंग मिलेंगे और मादा पर मादा जनन अंग मिलेंगे। बताइए, सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई है? अब इसी प्रक्रिया को ध्यान से सुनना, कि जब मानवों में हम देखते हैं क्या, कि नर अलग है और मादा अलग है, इस परिस्थिति को ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला जाता है? लैंगिक। लिख लीजिएगा, लैंगिक द्विरूपता। क्या नाम देते हैं बच्चों? लैंगिक द्विरूपता। इंग्लिश में लैंगिक द्विरूपता को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? लैंगिक द्विरूपता को हमने इंग्लिश में बोला क्या? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मीनिंग क्या है? देखिए, लैंगिक वर्ड आ रहा है, फिर आ रहा है द्विरूपता। द्वि का मतलब दो है। अगर मैं दो जीवों को देखूं बाह्य आकारिकी के आधार पर, यानी लैंगिक संरचनाओं के आधार पर, तो दो प्रकार के मुझे जीव मिलेंगे लैंगिक आधार पर। कौन कौन से? एक नर और एक मादा। इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? लैंगिक द्विरूपता, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। समझ में आ गया? चलिए, अब नर जो है, ध्यान से सुनिएगा, नर जो है कहीं ना कहीं लैंगिक जनन में कहीं ना कहीं किसका निर्माण करेगा भैया? हम जानते हैं लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है? युग्मक का। उस युग्मक का नाम क्या होता है जो नर पैदा करता है? उसका नाम होता है शुक्राणु। बहुत सिंपल तरीके से आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्यार से आराम से पढ़ना है। नर जो है वो युग्मक पैदा कर रहे हैं, युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। जिस प्रक्रिया से ये पैदा करते हैं उस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? शुक्राणु जनन। क्या नाम दिया है बच्चों? शुक्राणु जनन। स्पर्म पैदा हो रहा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म
और स्पर्म पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। समझ में आ गया? तो आपकी एक प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुई ना भैया, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब मादा जो है वो युग्मक पैदा करती है, और मादाओं से जो युग्मक पैदा होता है उसे हम बोलते हैं अंडाणु, और अंडाणु को हम क्या बोलते हैं? ओवम। और ये प्रक्रिया जिसमें मादा जो है युग्मक अंडाणु पैदा करती है, इसको हम बोलते हैं अंडाणु जनन, oogenesis। oogenesis, ऊपर क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस, नीचे क्या है? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन का मतलब क्या था? शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु कौन है? नर युग्मक। अंडाणु कौन है? मादा युग्मक। अंडाणु का निर्माण अंडाणु जनन यानी oogenesis। सिंपल सी बात समझ में आई है नहीं आई है? चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। ये दो बिंदु क्लियर हैं। आइए तीसरा बिंदु देखिएगा यहां पर। तीसरा बिंदु है, क्या मनुष्य जरायुज होते हैं? अब आप बोलेंगे सर जरायुज का मतलब? जरायुज का मतलब होता है सजीव प्रजक, यानी वो जीव जो सजीवों को यानी एक जीव को पैदा करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? जरायुज। जबकि वो जो अंड के रूप में नए पीढ़ी को पैदा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंड प्रजक। समझ में आ गया? तो दो प्रकार के जीव हैं, एक है कौन? सजीव प्रजक, और एक है कौन है? अंड प्रजक। अब आप मुझे बताएं, मनुष्यों के अंदर जरायुजता यानी सजीव प्रजक होते हैं कि अंड प्रजक होते हैं? मनुष्य कैसे होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं, ठीक है। जबकि आपसे पूछा जाए मुर्गी, ठीक है, मुर्गी समझ में आता है ना बेटा जी आपको? कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाए मेंढक, ये कैसे होंगे? ये अंड प्रजक होंगे कि सजीव प्रजक होंगे? बेटा जी ये कैसे होंगे? आपके अंड प्रजक। जबकि मनुष्य यानी स्तनधारी जो होते हैं, सिंपल सी मैं बात करूं, स्तनधारी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं। सजीव प्रजक का मतलब जो शिशु को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म नहीं दे रहे, शिशु को जन्म देते हैं। बताएं, ये सिंपल सा पॉइंट समझ में आ गया? जो किसको जन्म दे रहे हैं? शिशु को जन्म दे रहे हैं, उनको हमने बोला है सजीव प्रजक। कौन होते हैं? स्तनधारी होते हैं। लेकिन किंतु परंतु, ध्यान से सुनना बच्चों, नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैं यहां पर स्टार बनाकर लिखने वाला हूं, जल्दी से लिख लीजिए। कौन से ऐसे स्तनधारी, अगर आपको आंसर पता है, मैं फिर बोलूंगा, जिनको ये आंसर पता है बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपकी, कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जो अंड प्रजक है? यानी स्तनधारी जो अंड प्रजक हैं। पता है आप में से किसी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको पता है कि वो कौन सा स्तनधारी है जो अंड प्रजक है, जो अंडे को पैदा कर रहा है या अंडा दे रहा है? तो नाम याद रखना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? प्लेटिपस और एकिडना। ये दो नाम अगर आपको याद हो जाएं तो भैया धन्यवाद आप सभी को, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्या? प्लेटिपस और एकिडना, ये दो हमारे कौन है बेटा जी? स्तनधारी हैं, जो कैसे हैं? अंड प्रजक है। इनको छोड़कर बाकी स्तनधारी सारे के सारे कैसे हैं बेटा जी? आपके सजीव प्रजक हैं, शिशु को जन्म देते हैं। क्या ये सिंपल सी पॉइंट समझ में आ गया? चलिए, ये तीसरा बिंदु था। आइएगा चौथा बिंदु, यहीं के यहीं मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। अब आप मुझे बताएं कि नर ने तो नर युग्मक पैदा कर दिया, कौन सा? शुक्राणु। मादा ने मादा युग्मक पैदा कर दिया, कौन सा? अंडाणु। अब हम जानते हैं कहीं ना कहीं लैंगिक जनन में दोनों जुड़ते हैं, निषेचन होता है। ये हम पहले वाले चैप्टर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में भी पढ़ चुके हैं। क्या? युग्मक जुड़ते हैं, युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। अब जरा सोचिए, मानवों में जो निषेचन होएगा वो कहां होएगा? मादा शरीर में होएगा कि नर शरीर में होएगा? आप अच्छे तरीके से जानते हैं किस में होता है निषेचन? मादा में होता है। नर जो हैं अपने शुक्राणुओं को, ध्यान से सुनना, नर जो हैं वो अपने शुक्राणुओं को स्थानांतरित करते हैं किसमें? मादा शरीर में। ध्यान से सुनिएगा, नर जो हैं वो अपने शुक्राणुओं को स्थानांतरित करते हैं किसमें? मादा शरीर में, ठीक है। और जब शुक्राणु मादा शरीर में आ जाता है तो वो तैरते हुए किसके पास जाता है? अंडाणु के पास जाता है और वहां पर निषेचन हो जाता है। अब क्वेश्चन होता है,
क्वेश्चन अराइज होता है कि साहब ये निषेचन जो मादा के शरीर में हो रहा है कि शरीर के बाहर हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, तो ऐसा निषेचन अंत्य निषेचन होएगा कि बाह्य निषेचन होएगा? ऐसे निषेचन को मैं क्या बोलूंगा? अंत्य निषेचन। तो जरा जल्दी से मुझे बताएं, अंत्य निषेचन हो रहा है, मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों में अंत्य निषेचन कहां पर हो रहा है? मादा शरीर में हो रहा है। शुक्राणुओं को स्थानांतरित किया जा रहा है किसमें? मादा शरीर में। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी को पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मुझे बताएं ये अंत्य निषेचन मादा के शरीर में कहां पर हो रहा है? कोई बता सकता है कहां पर हो रहा है? भाई मादा के शरीर में गर्भाशय होता है, ठीक है, अंडाशय होता है जहां पे अंडाणु बनता है, और क्या होती है? फैलोपियन नलिका होती है। याद रखना, कौन बच्चों? फैलोपियन नलिका होती है। फैलोपियन नलिका जो होती है, उस फैलोपियन नलिका में अंडाणु बैठा होता है, और कौन तैरता हुआ आ रहा है? शुक्राणु आ रहा है और निषेचन कर देता है। तो अब आप मुझे बताएं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीधा सीधा, मनुष्यों के अंदर निषेचन कहां होता है? आप बोलेंगे सर मादा में होता है। ये निषेचन कैसा होता है? अंत्य होता है, शरीर के अंदर होता है। कहां पर होता है? मादा में, मादा की फैलोपियन नलिका में होता है ना? तो बच्चों अब आने वाला है आपकी स्क्रीन पर क्विज, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। आइएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जरायुज जंतु होते हैं बालक, अभी अभी बताया था, जरायुज जंतु यानी सजीव प्रजक इनमें से कौन है? पहला चिक, चिक का मतलब है मुर्गी का बच्चा, दूसरा इंसेक्ट यानी कीट, तीसरा फ्रॉग यानी मेंढक, और चौथा खरगोश यानी रैबिट। अब जरा सोचिए इनमें से कौन है जो सजीव प्रजक है, जो शिशु को जन्म देगा? मुर्गी, कीट, मेंढक या खरगोश? दूसरा क्वेश्चन बेटा जी आपकी स्क्रीन पर, स्त्री में अंड का निषेचन होता है। अभी अभी ये भी बताया था कि मनुष्यों में निषेचन कहां होता है? स्त्री में होता है। कहां पर होता है? स्त्री के अंदर अंत्य निषेचन होता है। कौन सी संरचना होती है? कहां पर होता है? यूट्रस यानी गर्भाशय, अंडाशय यानी ओवरी, योनि यानी वेजाइना, एंड फैलोपियन नलिका। जल्दी से आंसर दीजिए, ए बी सी डी। कहां पर हो रहा था अंडे का निषेचन? कौन से क्षेत्र में हो रहा था? बताया था अभी अभी आपको, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा जी हमारा हुआ क्विज समाप्त। सिंपल से हमने क्वेश्चन रखे यहां पर ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। जरायुज की बात कर रहे, जरायुज का मतलब क्या था? विविपेरस का मतलब क्या होता है? वो जीव जो किसको जन्म दे रहे थे? शिशु को जन्म दे रहे थे। अब आप मुझे बताएं, चिक मैंने आपको क्या बताया था? क्या होता है चिक? क्या होता है? याद करिए, मैंने आपको बताया था मुर्गी का जो बच्चा होता है। मुर्गी क्या है? आपका पक्षी है, याद रखना, ठीक है। पक्षी जो होते हैं वो अंड प्रजक होते हैं, अंडे देते हैं। ये नहीं होएगा। इंसेक्ट, कीट भी अंडे देते हैं, याद रखना, कीड़े क्या देते हैं? अंडे देते हैं। फ्रॉग, इनमें तो निषेचन ही बाहर होता है। किसमें होता है? जल में होता है। ये होएगा ही नहीं। बचा कौन है? रैबिट, जो एक स्तनधारी है, और स्तनधारियों में कहीं ना कहीं क्या होती है? जरायुजता, यानी शिशु प्रजक होते हैं या सजीव प्रजक होते हैं। समझ में आ गया? तो इसका पहले का आंसर क्या हो गया? डी। दूसरा क्वेश्चन बेटा जी, स्त्री में अंड का निषेचन कहां होता है? मैंने अभी अभी आपको पहले बताया था, क्या स्त्रियों में अंड का निषेचन यानी अंडाणु का निषेचन कहां पर होता है? फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक क्षेत्र है मादा के अंदर, कौन? फैलोपियन नलिका, जहां पर किसका निषेचन हो रहा था? अंडाणु का। किसके साथ? शुक्राणु के साथ। चलें आगे, आइएगा बेटा जी। हम यहां पर मानव जनन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने 4 बिंदु देख लिए थे। मैं एक बार वापस से दोहरा देता हूं, क्या 4 बिंदु थे? लैंगिक जनन होता है मनुष्यों के अंदर, लैंगिक द्विरूपता मिलती है, तीसरा पॉइंट था क्या? सजीव प्रजक होते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। चौथा पॉइंट क्या था यहाँ पर? अच्छा, इसी में मैंने आपको एक चीज बताई थी, 2 ऐसे जीव हैं जो अंड प्रजक है, कौन? प्लेटिपस और एकिडना। भैया ये स्टार बनाकर याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत इस चीज को, ठीक है। चौथा पॉइंट था कि कहीं ना कहीं निषेचन जो होता है अंडाणु का और शुक्राणु का, वो कहां पर होता है? मादा शरीर में। कहां पर होता है मादा शरीर में? फैलोपियन नलिका। ये हमने सिंपल सा पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं। 5वां बिंदु जो आ रहा है वो ये, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। 5वां बिंदु क्या आ रहा है? देखिएगा, 5वां बिंदु आ रहा है कि साहब लैंगिक जनन मनुष्यों में कब प्रारंभ होता है? क्या हम जब पैदा होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 साल के जब होते हैं, तो क्या हम लैंगिक जनन कर सकते हैं? नहीं। लैंगिक जनन कब आरंभ होता है? तो याद रखना, जब मनुष्यों में यौवन, याद रखना,
जब मनुष्यों में यौवन आरंभ होता है, यानी यौवन आरंभ का मतलब प्यूबर्टी आती है। यौवन आरंभ के समय, ध्यान से सुनना, यौवन आरंभ के समय, अभी आया नहीं है, यौवन आरंभ हुआ है। यौवन आरंभ के समय जनन अंग जो होते हैं, अब जैसे कौन जनन अंग कौन होते हैं, जरा सोचिए। नर में कौन होते हैं? वृषण, और मादा में कौन होता है? अंडाशय। जनन अंगों का क्या होता है? विकास होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? मानव जनन में हम बात कर रहे क्या? जैसे ही यौवन आरंभ होता है तो उस टाइम पर जनन अंगों का क्या होता है बेटा जी? विकास। ठीक है। और जब यौवन अवस्था प्राप्त हो जाती है, क्या प्राप्त हो जाती है? यौवन अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं? लैंगिक जनन कर सकते हैं। बताएं, ये सिंपल सी लाइनें जो मैंने लिखी हैं आपको समझ में आई है? क्या बोला मैंने कि मनुष्यों में जनन कब कर सकते हैं? मनुष्य जनन कब कर सकते हैं? तो सिंपल सा याद रखना, जब यौवन आरंभ होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, किसमें? नर में और मादा में, तो उस टाइम पर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। किसका? जनन अंगों का। नर में कौन? वृषण यानी टेस्टीज, और मादा में कौन? अंडाशय यानी ओवरी। इनका विकास होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी युग्मकों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। ठीक है। अब जब यौवन अवस्था पूरे तरीके से प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद ये दोनों नर और मादा क्या कर सकते हैं? लैंगिक जनन कर सकते हैं। अब बात आ रही है नर में यौवन अवस्था कब प्राप्त हो जाती है, यानी नर जो है वो लैंगिक जनन कब कर सकता है, कितने वर्ष की आयु तक? तो याद रखना, नरों में लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु जो होती है, उस दौरान क्या आती है? यौवन प्राप्त। यौवन क्या होती है? यौवन अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी प्यूबर्टी आ जाती है, यानी इस इतने वर्षों के बाद में वो जनन योग्य हो जाता है। कौन? नर। जबकि मादा जो होती है उसमें प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाती है। कब? 10 से 12 वर्ष में। सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं या नहीं? आगे बताइए, सिंपल सी चीजें क्लियर हैं? चलें आगे चलते बेटा जी। अब यहां पर, अब ये मैंने आपको 5 बिंदु बता दिए, इन्हीं बिंदुओं को पढ़ते जाइए, लिखते जाइएगा। अब छठा बिंदु आइए बेटा जी। यहां पर छठा बिंदु आ रहा है कि मनुष्यों में जब लैंगिक जनन हो रहा था, तो लैंगिक जनन जब होएगा तो उस दौरान क्या क्या अवस्थाएं आएंगी, उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटेंगी। ठीक है, लैंगिक जनन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटेंगी, कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, ध्यान से सुनना, सबसे पहला बिंदु बेटा जी आपने याद रखना है। सबसे पहली चीज क्या? युग्मक जनन होता है। अब इतना तो समझ में आता है भाई, लैंगिक जनन अगर करना है तो युग्मकों का तो निर्माण करना ही पड़ेगा ना। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? गैमिटोजेनेसिस। और गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेट का निर्माण यानी युग्मक का निर्माण। सिंपल सा था। मैंने आपको बता दिया इन युग्मकों का निर्माण, ये जो युग्मक जनन है इनका निर्माण नर में, कौन सा युग्मक था? जरा जल्दी से सोच के मुझे बताएं। नर में जो युग्मक था कौन था? शुक्राणु था। कहां पर बनता है नरों में युग्मक? वृषण में बनता है। ठीक है, जबकि मादा में कहां पर बनता है? अंडाशय में बनता है। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है? अब वृषण में नर युग्मक जो होएगा वो कब तक बनता रहेगा? उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, वो बुढ़ापे तक भी बन सकते हैं। कौन? नर युग्मक। किसमें? वृषण में। जबकि अंडाशय में जो मादा युग्मक बनेगा ये लगभग 40 से 50 वर्ष तक बनता है।
उसके बाद बनना बंद हो जाता। अब क्यों बनना बंद हो जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा याद रखिएगा, क्या सिंपल सा मैंने पहली घटना बताई लैंगिक जनन में, क्या भैया युग्मक जनन होएगा, निर्माण होएगा किसका, युग्मकों का। नर युग्मक का निर्माण कहां होएगा, वृषण में होएगा। कब तक हो सकता है, अनिश्चित काल तक हो सकता है, बुढ़ापे तक हो सकता है। लेकिन मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण कहां पर हो रहा है, अंडाशय में। कब तक होता रहेगा, 40 से 50 वर्ष तक होएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था बेटा जी, अब दूसरी अवस्था है निषेचन। निषेचन मैंने आपको बता ही दिया है, कहीं ना कहीं नर जो होता है वो मैथुन प्रक्रिया द्वारा, मैथुन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉप्यूलेशन, मैथुन प्रक्रिया द्वारा नर जो है वो नर युग्मक को क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा। किसमें स्थानांतरित करेगा, मादा शरीर में। और मादा शरीर में क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई साहब, निषेचन में क्या हो रहा है कि साहब नर जो है वो मैथुन प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक को स्थानांतरित कर रहा है मादा शरीर में, जहां मादा शरीर में क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। बताएं, ये चीज समझ में आ गई है। अब निषेचन से क्या बनेगा, जरा जल्दी से मुझे बताएं, निषेचन से क्या बनता है। हम जानते हैं निषेचन से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। सिंपल सा था। चलें आगे, आइएगा बेटा जी यहां पर। अब दो घटनाएं बता दी, अब तीसरी घटना, मैं एक बार इसको हटा देता हूं। पहली घटना क्लियर है ना, युग्मक जनन। अब तीसरी घटना देखिए बेटा जी। तीसरी घटना है, ध्यान से देखिएगा, तीसरी घटना जो है उसको मैंने बोला है क्या, गर्भधारण और भ्रूणोद्भव। दो चीजें एक साथ लिखी मैंने, गर्भधारण और भ्रूणोद्भव। अब गर्भधारण का मतलब क्या है साहब, आपने युग्मनज बना दिया, कहां पर बना दिया, फैलोपियन नलिका में बना दिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब ये जो युग्मनज है बेटा जी, ये सरकता 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 धीरे धीरे करते करते अपनी संख्या भी बढ़ाएगा, और संख्या बढ़ाते 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 कहां पहुंच जाएगा, गर्भाशय में। सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, युग्मनज बना दिया आपने। ये देखिए यहां पर इस तरीके से ये गर्भाशय होता है, ठीक है, ये फैलोपियन नलिका है, यहां पर अंडाशय है, अंडाशय से क्या आया, अंडाणु आया, अंडाणु यहां पर बैठा है, नीचे से कौन आ रहे हैं, शुक्राणु, शुक्राणु यहां पर आएंगे, निषेचन करेंगे, युग्मनज बन जाएगा। अब ये युग्मनज अपना क्या करेगा, कोशिका की संख्या को बढ़ाएगा, बढ़ाते 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 ये जो संरचना है ये आकर जुड़ गई है, किससे जुड़ गई है, गर्भाशय की भित्ति से। जैसे जुड़ जाएगी ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रोपण। क्या कहलाएगी, रोपण। और इस रोपण के दौरान कहीं ना कहीं इसको एक आवरण से ढक लिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अपरा यानी आंवल। नाम सुना हुआ है ना, अपरा यानी आंवल यानी प्लेसेंटा, जो पोषण देगी। अब इसको पोषण देगी, ये संरचना और विकास करेगी और किसका निर्माण कर देगी, भ्रूण का। याद रखना ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा जी, आपकी गर्भधारण। तो एक महिला ने गर्भ धारण किया, कब गर्भ धारण किया, जब निषेचन हुआ। निषेचन के बाद कहीं ना कहीं कोई संरचना, जिसको हम वैसे तो कोरक पुट्टी बोलते हैं, मैं अभी बोल नहीं रहा हूं क्योंकि वो धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना सा, युग्मनज अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाते बढ़ाते कहां पर पहुंचा है, गर्भाशय में, जहां पर रोपित हो गया है, जुड़ गया है, जिसको एक आवरण से ढक लिया, जो उसको पोषण देने वाली है, कौन, अपरा यानी आंवल। इस प्रक्रिया के बाद में हम बोलते हैं कि महिला ने क्या धारण कर लिया है, गर्भ धारण कर लिया, यानी फीमेल इज प्रेग्नेंट। समझ में आ गया। अब यहां पर ये जो संरचना जो है, जो यहां पर पोषण प्राप्त कर रही है, धीरे 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 किस में बदल जाएगी, भ्रूण में। तो युग्मनज से भ्रूण का जब निर्माण हो रहा था तो उस प्रक्रिया को हमने बोला था भ्रूणोद्भव। समझ में आ गया। अब ये भ्रूण आकार में बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, शिशु का। और अंत में प्रेगनेंसी जब खत्म होगी, यानी 9 मंथ + -7 डेज, मनुष्यों में, मादाओं में जो गर्भकाल जो होता है वो कितने महीने का होता है, 9 महीने +- 7 डेज का। प्लस माइनस यानी 9 महीने +7 दिन या 9 महीने -7 दिन, ये बेस्ट
काल माना जाता है, गर्भकाल का। ठीक है, अब ये जैसे ही समाप्त होएगा, यानी क्या होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है बच्चे की, तो इस काल को हम बोलते हैं प्रसव। क्या बोलते हैं, पार्चुरीशन या प्रसव, पार्चुरीशन या प्रसव। यानी जैसे प्रसव होएगा, या मैं बोलूंगा सीधा सीधा प्रसव का मतलब क्या है, गर्भकाल का आखिरी भाग जो है, या गर्भकाल का आखिरी समय जो है, वो क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। जैसे ही प्रसव पीड़ा स्टार्ट होएगी, प्रसव हो जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, कौन बाहर आ जाएगा, शिशु बाहर आ जाएगा। बताएं, ये समझ में आया है पूरा आपको कि क्या क्या हुआ था लैंगिक जनन में? युग्मक जनन हुआ, फिर कहीं ना कहीं युग्मकों का स्थानांतरण हुआ, फिर निषेचन हुआ, फिर भ्रूण का निर्माण हुआ, फिर ये भ्रूण शिशु में बदला, फिर ये शिशु बाहर आ जाएगा प्रसव के बाद में। ये हो रहा था किसमें बेटा जी, आपके किसमें, लैंगिक जनन में, मनुष्यों में। चलें आगे, अब हम जो पढ़ने वाले हैं यहां पर, वो पढ़ने वाले हैं बेटा जी हम यहां पर, ये हमें मानव जनन की प्रक्रियाएं समझ में आ गई। अब मेन बिंदु जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा क्या, नर जनन तंत्र। ठीक है, आइएगा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, नर जनन तंत्र की। सबसे पहली चीज नर जनन तंत्र, यानी नर जनन तंत्र, जैसे मैं नर हूं, ठीक है, आप में से कई जो देख रहे हैं उनमें से कई बच्चे नर हैं, कई माताएं भी हैं, यानी मेल भी है और फीमेल भी है। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, नर जनन तंत्र। और कोई भी बच्चा गलत कमेंट नहीं करेगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि ये चैप्टर है, इसमें कई बच्चों को क्या होता है ना, गलत कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल भी कोशिश मत करना गलत कमेंट्स करने की, बिल्कुल भी। ठीक है, सीरियसली पढ़िएगा, आगे आने वाले समय में ये इंपॉर्टेंट होएगा। ठीक है, चलिए, नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस उठते हैं। आइएगा बेटा जी, नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु यहां पर आ रहा है क्या, कि साहब नर जनन तंत्र कहां पर होता है। पहला बिंदु, मनुष्यों में नर जनन तंत्र होता है श्रोणी भाग में, याद रखना। कौन से भाग में होता है बच्चों, श्रोणी भाग में, यानी पेल्विस क्षेत्र में। अब श्रोणी भाग क्या होता है, ये जो पेट वाला भाग होता है, इससे नीचे का जो क्षेत्र जो होता है, ठीक है, उधर भाग जो होता है, इससे नीचे का जो क्षेत्र जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रोणी भाग, यानी पेल्विस। इस क्षेत्र में कौन होता है, नर जनन तंत्र होता है। अंग नहीं बोला, नर जनन तंत्र मिलता है। तंत्र यानी कई सारी चीजों से बना हुआ है। अब बात आ रही है कि जो नर जनन तंत्र है, ये तो हमने बता दिया कहां होता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि ये नर जनन तंत्र जो है किससे बना होता है, तो हम बोलेंगे ये तंत्र बना होता है चार चीजों से। किससे बना होता है, हमने बोला चार चीजों से बना होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा, एक जोड़ी वृषण, ठीक है, टेस्टीज बोलते हैं इनको। समझ में आ गया, चलिए मैं ऊपर वाली चीज हटा देता हूं, श्रोणी समझ में आ गया, जगह मिल जाएगी मुझे लिखने की। हाँ जी, किससे बना हुआ है बेटा जी, ये किससे बना हुआ है, एक जोड़ी वृषण से, पहली चीज। चलिए दूसरा, उल्टा लिख रहा हूं, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, वृषण को इंग्लिश में क्या बोला, टेस्टीज। फिर मैंने बोला एक जोड़ी सहायक नलिका। क्या बोला, एक जोड़ी सहायक नलिका, एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, इतना जरूर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, सहायक, जो सहायता करेगा। किस चीज में सहायता करेगा, पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। फिर होती है एक, जोड़ी नहीं लिख रहा हूं, या मैं यहां पर एक भी नहीं लिख रहा हूं, सिंपल सा लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्या बेटा जी, यहां पर सहायक ग्रंथि। क्या बोला मैंने, सहायक ग्रंथियों से बना होता है। और आखिरी, बाह्य जननेंद्री, याद रखना, कौन बच्चों, बाह्य जननेंद्री से। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्या क्या बोला मैंने, बाह्य जननेंद्री में हम पढ़ेंगे शिशन आएगा, किसकी बात करेंगे बच्चों, शिशन की बात करेंगे।
यानी पेनिस की बात करेंगे, ठीक है। सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे कई सारी, जिसमें आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, शुक्राशय होगी, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होगी। एक जोड़ी सहायक नलिकाओं की बात करेंगे, जिसमें हमारा क्या होएगा, वृषण जाल होएगा, शुक्र वाहिकाएं होंगी और अधिवृषण होएगा और शुक्र वाहक होगा। और फिर क्या होएगा, एक जोड़ी वृषण की बात करेंगे, ठीक है। आइएगा, पहले तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, वृषण पढ़ने वाले हैं। लेकिन वृषण पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको जल्दी से एक बिंदु बता दूं कि वृषण हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक जोड़ी सहायक नलिकाएं हैं उनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं, जल्दी से नाम ध्यान से सुनना। पहली सहायक नलिका जो है उसका नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या, वृषण जाल। कौन है बच्चों, वृषण जाल, इसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। अभी दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा डायग्राम में देखेंगे अभी। दूसरा है शुक्र वाहिका, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। तीसरी जो है, मैं ऊपर वाली चीज हटा देता हूं एक बार ताकि मैं ऊपर लिख सकूं, जगह मिल जाए मुझे ताकि आप लोगों को दिखाई दे। दो चीजें हो गई हैं। तीसरी जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड जो है वो है अधिवृषण, जिसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और चौथी जो नलिका जो है उसका नाम है शुक्र वाहक, जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नलिकाएं हैं, जानबूझ के मैंने बताई हैं क्योंकि ये आगे डायग्राम में मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिएगा, यहां पर कहीं ना कहीं ये वृषण है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर आ रहा है वो ये कि साहब ये वृषण कहां पर होते हैं। पहला, ये वृषण होते बेटा जी शरीर के बाहर। कहां पर होते हैं बच्चों, शरीर के बाहर। किस में होते हैं, एक थैली नुमा संरचना में होते हैं, जिसका नाम है वृषण कोश। क्या नाम है बच्चों, वृषण कोश, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। इंग्लिश में स्क्रोटम, हिंदी में वृषण कोश। ये एक थैली नुमा संरचना शरीर के बाहर होती है। देखिएगा, इस तरीके से शरीर के बाहर एक थैली नुमा संरचना है जिसका नाम क्या है, वृषण कोश है। ये दिख रही है। इस थैली नुमा संरचना के अंदर कौन मिल रहे हैं, ये कौन मिल रहे हैं, वृषण मिल रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलिए पहला बिंदु। अब क्वेश्चन यहां पर अराइज होएगा कि साहब ये शरीर के अंदर क्यों नहीं है, शरीर के बाहर क्यों है। आइएगा बेटा जी, यहां पर ये हटा दूं, पहला बिंदु हटा दूं। वृषण में क्या, शरीर के बाहर है, किसमें, थैलीनुमा संरचना, जिसका नाम क्या है, वृषण कोश। दूसरा क्वेश्चन कि ये बाहर क्यों है, और तीसरा बाहर कब आए। तो पहले दूसरे का आंसर देते हैं। यहां पर ये शरीर के बाहर इस वजह से हैं क्योंकि शुक्राणु जनन करने के लिए, ध्यान से सुनना, शुक्राणु जनन करने के लिए, आप में से कई बच्चे ये पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, कई बच्चे जानते भी होंगे, शुक्राणु जनन करने के लिए तापमान जो चाहिए होता है वो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, कितना, 37 डिग्री जो होता है, उससे 2 से 3 यानी लगभग 34 से 35 डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। अब जरा सोचिए, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना है, 37 डिग्री है, और शुक्राणु जनन करने के लिए कितना चाहिए, 34 से 35 डिग्री चाहिए होता है, यानी सामान्य तापमान जो है शरीर का उससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए। अब ये 2 से 3 डिग्री कम शरीर के अंदर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सामान्य तापमान कितना है, 37 है। तो इसी वजह से इसी वजह से वृषण को कहां लाया जाता है, शरीर के बाहर। शरीर के बाहर किसमें, वृषण कोश में। समझ में आ गया। अब साहब क्वेश्चन तीसरा, कब लाया जाता है।
आइएगा, इसको हटा दूं बेटा जी, ये चीज समझ में आ गई। शुक्राणु जनन करने के लिए 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है किसमें, वृषण के अंदर, और ये तापमान कहां मिलता है, शरीर के बाहर मिलता है, किसमें, वृषण कोश में। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं मैं यहां पर। तीसरा क्वेश्चन था, ये कब लाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। ये जब मादा के अंदर गर्भ धारण था और उस मादा के अंदर जो शिशु था वो नर था, तो गर्भ धारण के 7वें महीने में, किसमें, गर्भ धारण के 7वें महीने में, ध्यान से लिख लीजिएगा, ये नीट में क्वेश्चन आते हैं। गर्भ धारण के 7वें महीने में, यानी 7 महीने, यानी प्रेगनेंसी कितने मंथ की थी, 9 मंथ की थी। उस 9 मंथ में 7 महीने से पहले जो वृषण थे वो शरीर के अंदर थे। 7 महीने के बाद क्या आ गए हैं, शरीर के बाहर आ गए हैं, और ये लाने का काम कौन करते हैं, हार्मोन करते हैं। कौन कौन करते हैं, हार्मोन। कौन सा, मेनली FSH। बाद में आएगा, ये बाद में बात करेंगे किसकी, FSH की। अभी सिर्फ इतना सा, क्या एक महिला जो है उसके गर्भाशय के अंदर बच्चा था, नर था। उस बच्चे के शरीर के अंदर क्या थे, वृषण थे। ये वृषण जैसे ही प्रेगनेंसी, गर्भकाल जो है 7 महीने का हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे। कौन से हार्मोन के कारण, FSH के कारण। इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कि अगर गलती से ये बाहर नहीं आते, अगर ये गलती से बाहर नहीं आते वृषण कोश में, तो उस परिस्थिति को क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये लिख लेंगे बेटा जी, ये हटा दूं यहां से। अगर ये क्या वृषण जो है वो वृषण कोश में नहीं आते, तो इस परिस्थिति को क्या बोला जाता है। तो याद रखना, इस परिस्थिति को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, क्रिप्टो, CHOIRDISM पूरा है ये बेटा जी, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। भूलना मत, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म का मतलब क्या था, याद रखना, स्पेलिंग लिख लीजिए, CRYPTOCHOIRDISM। क्रिप्टोकॉर्डिज्म का मतलब क्या था, याद रखना, जब वृषण जो है वो 7वें महीने के गर्भकाल के दौरान उस बच्चे के अंदर, उस नर शिशु के अंदर बाहर नहीं आ रहे हैं, किसमें, वृषण कोश में। इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। अब आप में से कोई बालक है या बालिका है जो मुझे यह बता दे कि अगर किसी नर में क्रिप्टोकॉर्डिज्म है, यानी वृषण बाहर नहीं आए, टेस्टिस बाहर नहीं आए हैं, तो क्या वो बच्चे के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा कि नहीं होगा। उस कंडीशन में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। याद रखना, क्यों, क्योंकि शुक्राणु निर्माण करने के लिए कितना तापमान चाहिए था, 34 से 35, जो शरीर के बाहर मिल रहा था। लेकिन क्रिप्टोकॉर्डिज्म की परिस्थिति का मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं बाहर ही नहीं आए, कौन, वृषण, शरीर के अंदर रह गए। यानी वृषण को कितना तापमान मिलेगा, 37, जिसपे शुक्राणु जनन नहीं होएगा। यानी उस कंडीशन में वो नर कैसा हो जाएगा बेटा जी, बंधे, जनन योग्य नहीं होएगा। लेकिन आजकल टेक्निक जो है वो बहुत एडवांस हो गई है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के अंदर ये परिस्थिति मिलती है तो उसके ऑपरेशन से क्या किया जाता है, वृषण को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, पहले जब इतना एडवांस नहीं हुई थी मेडिकल फील्ड, तो उस टाइम पे ये जो नर होते थे कैसे होते थे, बंधे होते थे, शुक्राणु जनन नहीं कर पाते थे। समझ में आ गया, ये बिंदु क्लियर है, समझ में आते जा रहे हैं। आइएगा, इसको हटा रहा हूं बेटा, एक और बिंदु मैं आपको बताता हूं, जल्दी से मुझे बताएं, क्या वृषण में कैंसर हो सकता है। हां, वृषण में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब वृषण में अगर कैंसर हो गया तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर वृषण में कैंसर हो गया तो कहीं ना कहीं वृषण को हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल मेथड से, यानी कहीं ना कहीं ऑपरेशन से शरीर से हटा देना पड़ेगा। किसको हटा देना पड़ेगा, वृषण को। कब, वृषण में जब कैंसर हो जाएगा तो वृषण को हटा देना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, आर्की
आर्कीडेक्टोमी, आर्कीडेक्टोमी। तो आर्कीडेक्टोमी का मतलब क्या था बेटा जी? वर्ड याद रखना। आर्कीडेक्टोमी का मतलब क्या था? जब हम वृषण को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, यानी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ना कोई संक्रमण हो गया है, तो उस कंडीशन में, जैसे कैंसर हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? आर्कीडेक्टोमी करते हैं, यानी वृषण को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट एक और बिंदु मैं लेकर आ रहा हूं यही वृषण में। एक और बिंदु ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसा जीव है जिसमें वृषण शरीर से बाहर नहीं आते। मैंने आपको बोला था मनुष्यों में तो वृषण शरीर से बाहर आते हैं। कोई ऐसा जीव है जिसमें वृषण शरीर से बाहर नहीं आते हो, तो याद रखना ऐसा जीव का नाम है हाथी, जिसमें वृषण जो है वो शरीर से बाहर नहीं आते हैं, उदर गुहा में ही, यानी कहीं ना कहीं श्रोणी भाग के अंदर ही रहते हैं। समझ में आ गया? किसमें? हाथी में। अब जरा सोचिए क्यों रह गए होंगे? क्योंकि उनका जो शरीर का सामान्य तापमान होएगा वो कैसा होएगा? अनुकूलित होएगा। क्या करने के लिए? शुक्राणु जनन करने के लिए। हमारे लिए नहीं था, इसलिए क्या आ रहे थे? वृषण बाहर आ रहे थे। समझ में आ गया? तो ये बिंदु आपको क्लियर हो गए होंगे। चलें आगे, आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर अब आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर क्विज आने वाला है बच्चों। क्या आने वाला है? जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्विज आने वाला है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर्कीडेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि आर्कीडेक्टोमी कौन सी प्रक्रिया होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर से किसी ना किसी अंग को निकाला जा रहा है। किसको? पहला ऑप्शन लीवर, दूसरा किडनी, तीसरा ओवरी यानी अंडाशय और चौथा वृषण यानी टेस्टिस। कौन सा अंग है जिसको आर्कीडेक्टोमी प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जा रहा है? अभी कैंसर बताया था ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शुक्र नलिकाएं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं सहायक नलिकाएं कुछ बताई थी। शुक्र नलिकाएं किस में होती हैं? किडनी में होती है, वृषण में होती है, दूसरा ऑप्शन वृषण है टेस्टिस, तीसरा ऑप्शन फुफ्फुस यानी फेफड़े यानी लंग्स में होती है, और चौथा ऑप्शन यानी ओवरी यानी अंडाशय। फिर से ऑप्शन दोहरा देता हूं, वृक यानी किडनी, टेस्टिस यानी वृषण, लंग्स यानी फुफ्फुस और चौथा क्या है? अंडाशय। ठीक है, आइएगा पहले क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी शायद मैंने आपको आर्कीडेक्टोमी कुछ बोला था। क्या बोला था? जरा जल्दी से मुझे बताएं बेटा जी। आपको आर्कीडेक्टोमी बताया था। क्या बताया था? आर्कीडेक्टोमी कहीं ना कहीं हम सर्जरी द्वारा यानी शल्य चिकित्सा द्वारा, ऑपरेशन द्वारा क्या कर रहे थे? निकाल रहे थे शरीर से। किसको? वृषण को। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? आर्कीडेक्टोमी। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन था, शुक्र नलिकाएं। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लगभग 15-20 मिनट पहले बताया था। शुक्र नलिकाएं किस में मिल रही है? नाम में शुक्र आ रहा है, शुक्राणुओं से संबंधित है। किडनी यानी वृक में तो मिलेंगी नहीं, लंग्स यानी फेफड़ों में मिलेंगी नहीं, ओवरी मादा जनन अंग है यहां पर मिलेंगी नहीं, बचा कौन है? टेस्टिस यानी वृषण, यहां पर मिलेंगी कौन बेटा जी? शुक्र नलिकाएं। समझ में आ गया? तो ये हमने बात करी है बेटा जी। आज किस चीज की बात करी थी बेटा जी? हम लोगों ने यहां पर वृषण की बात कर रहे थे। आइएगा वापस से एक बार मैं वापस ले चलता हूं। वृषण में मैंने कई सारी चीजें बता दी थी, एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या? शरीर के बाहर होते हैं। किस में होते हैं? थैलीनुमा संरचना, जिसका नाम क्या है? वृषण कोश, स्क्रोटम। क्यों बाहर आए थे? क्योंकि तापमान जो चाहिए था, अनुकूलित तापमान, वो शरीर तापमान से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए था। कितना? 34 से 35 डिग्री चाहिए था। ठीक है। तीसरा बिंदु, अगर ये शरीर के बाहर नहीं आते तो इस प्रक्रिया को हमने बोला था क्रिप्टोकॉइडिज्म। लिख लिया? क्रिप्टोकॉइडिज्म। इस कंडीशन में वो जीव, वो नर जो होएगा वो बंधे होएगा अगर वो अपना ऑपरेशन से वृषण को बाहर नहीं निकलवाते हैं। ठीक है। चौथा, अगर वृषण खराब हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, उसमें कोई रोग हो जाता है, तो उसमें वृषण को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आर्कीडेक्टोमी। और पांचवा मैंने बताया कोई ऐसा जीव जिसमें वृषण बाहर नहीं आ रहे, मैंने आपको बता दिया कौन भैया? हाथी। समझ में आ गया? अब कल हम पढ़ेंगे बेटा इस वृषण की संरचना पढ़ेंगे, इस वृषण को डिटेल में देखेंगे। इस वृषण के अंदर, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस वृषण के अंदर ये संरचना आपको दिख रही है। इस वृषण के अंदर कहीं ना कहीं नलिकाएं ही नलिकाएं हैं।
वो कई सारी नलिकाएं हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जाने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं बेटा जी, आज शाम को 6 बजे आपकी क्लास होएगी। जिन बच्चों ने पुष्पीय पादप लैंगिक जनन ढंग से नहीं पढ़ा है या जिन्होंने बीच में जिनकी कुछ क्लासेस रह गई हैं, एक बार हम उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। कौन से चैप्टर को? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की क्लास को। आज मास्टर क्लास होगी शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आज शाम को। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।